हेलो एवरीवन। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो कभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न को टक्कर दिया करता था। जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं स्नैपडील की जो कभी मतलब ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न का बहुत ही मतलब टॉप कॉम्पिटिटर था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसने अपनी मार्केट शेयर्स खो दिए और मतलब बहुत ही मतलब डाउन टर्न का शिकार हो गया। मतलब इसने पता नहीं ऐसा क्या करा जो इसको मतलब अपने मार्केट के शेयर्स खोने पड़ गए। इस वीडियो में हम कंप्लीट उनकी डिस्कशन करने वाले हैं कि उन्होंने किस गलती क्या ऐसी क्या गलती करी कि इतने ज़्यादा उनके मार्केट शेयर्स थे इंडिया में, उन्होंने कैसे खोए और मतलब अपना इतना बड़ा लॉस कराया। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम उनके हर उन गलतियों को जानने की कोशिश करेंगे जो हर वो बिज़नेसमैन करते हैं अपने स्टार्टअप्स में जो इन्होंने किए। तो आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इनके स्टार्टअप से, तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम इनके हर पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसी क्या गलती करी कि इनको इतना लॉस उठाना पड़ा और अपने मार्केट शेयर्स खोने पड़े। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या किया स्नैपडील ने। तो चलिए शुरू करते हैं। कुणाल बहाल का जन्म 1983 में दिल्ली में हुआ। उन्होंने वर्टन स्कूल से एमबीए किया जहां उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का तजुर्बा मिला, जिससे मतलब इनको काफी एक्सपीरियंस मिला इस फील्ड में आने के लिए। रोहित बंसल भी आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट थे और दोनों ही मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। 2010 में कुणाल और रोहित ने मतलब कूपन बेस्ड डील्स के प्लेटफॉर्म के तौर पर इसको लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका था जहां कस्टमर्स मतलब काफी डिस्काउंट्स ले सकते थे इस एप्लीकेशन के थ्रू। मार्केट में स्नैपडील ने अपनी यूनिक पोजीशनिंग से मतलब काफी अपनी ग्रोथ मतलब इंश्योर करी। काफी मतलब इन्होंने काफी यूनिक उस टाइम पे काफी इनोवेशंस करी थी जिसकी वजह से इनको ग्रोथ में काफी आसानी हुई। अब हम बात करते हैं डील से एक मार्केट प्लेस तक का सफर स्नैपडील का। 2012 में स्नैपडील ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और एक फुल फ्लैश ई कॉमर्स मार्केटप्लेस बन गई। फ्लिपकार्ट और अमेज़न से कॉम्पीट करने के लिए स्नैपडील ने मतलब काफी और जगह भी एक्सपेंड किया, जैसे फैशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और इसी की तरह मिलते जुलते प्रोडक्ट्स, जिससे मतलब अमेज़न और फ्लिपकार्ट को कॉम्पीट किया जा सके और मतलब अपने मार्केट में शेयर्स बढ़ाए जा सके। तो इन्होंने इस जगह भी काफी एक्सपेंशन की अपनी। ये उनका सबसे बड़ा बिजनेस मूव था जिससे उनकी मार्केट शेयर्स काफी तेजी से बढ़े और मतलब उनको ग्रोथ होने में काफी मतलब आसानी हुई उनकी ग्रोथ में, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर टॉप ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न थे जिसकी वजह से इनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ये एक्सपेंड करने के बाद इनको काफी आसानी हो गई इन चीजों में। ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मूव था जिससे कंपनी की वैल्यूएशन की ग्रोथ में भी काफी इजाफा हुआ और मतलब इनके प्रॉफिट्स में भी काफी इजाफा हुआ इसकी बदौलत। सिर्फ 2014 तक स्नैपडील ने मल्टीपल राउंड से तकरीबन $1 बिलियन तक की फंडिंग राइज करी और उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स के नाम ये हैं। एक तो था अलीबाबा, दूसरा था मतलब सॉफ्ट बैंक और थर्ड था ईबे। मतलब इन्होंने इस पे काफी इन्वेस्टमेंट्स करी थी स्नैपडील में, क्योंकि एक ये नया स्टार्टअप था। तो काफी इन्वेस्टर जो बड़े बड़े थे उनकी काफी इन पे मतलब नजर गई कि ऐसा ये कौन सा स्टार्टअप है, ये आगे जाके फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन उनका ये मतलब गलत था। मतलब उनकी ये रिसर्च बहुत ही मतलब गलत थी, इसी वजह से इनको लॉस भी उठाना पड़ा। तो तीन इन्वेस्टर्स ये थे लार्ज इन्वेस्टमेंट जो जिन्होंने की थी तकरीबन $1 बिलियन तक की 2014 तक। और इन सब इन्वेस्टमेंट्स के बाद स्नैपडील की टोटल वैल्यूएशन पहुंच गई थी $6.5 बिलियन। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कहां तक पहुंच जाती है और उसकी वैल्यूएशन में भी काफी अहम किरदार निभाती है अपना। अब हम बात करते हैं स्नैपडील का बिजनेस मॉडल। स्नैपडील का बिजनेस मॉडल ई कॉमर्स बेस्ड था जहां कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट सेल करते थे और हर सेल पर मतलब इनको कमीशन मिलता था। स्नैपडील को जो जो भी मतलब सेलर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे तो उनको एक सर्टेन फी अमाउंट इनको देनी पड़ती थी हर पर प्रोडक्ट सेल पर। तो इनकी ये कमीशन मतलब एक इनको मिलता था। कंपनी लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स और कस्टमर सर्विस पर फोकस रखती थी अपना। कैश ऑन डिलीवरी और फ्री शिपिंग की फीचर्स से कंपनी की ग्रोथ में और भी आसानी हुई मत और काफी और भी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ और काफी और कस्टमर्स इनके प्लेटफॉर्म पे आना स्टार्ट हो गए थे। 2015 से लेके 2016 तक स्नैपडील इंडिया का टॉप ई कॉमर्स प्लेयर बन चुका था और इनके टोटल 3 लाख सेलर्स रजिस्टर्ड थे और तकरीबन 60 मिलियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे इनके प्लेटफॉर्म पे स्नैपडील पर। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सक्सेस में बदली एक छोटी सी शुरुआत, वो भी मतलब एक मिलती जुलती इनोवेशन इन्होंने की, कुछ अलग भी नहीं किया। उस वक्त पे काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल थे
जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, और उससे उसके बाद इन्होंने स्टार्ट लिया और देखिए कैसी सक्सेस इनको मिली। मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील पूरी इंडिया की मार्केट में छाए हुए थे, मतलब पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इनके शेयर्स ही थे सबसे ज्यादा ऑल इंडिया। लेकिन सबसे अहम टॉपिक ये है कि मार्केट लीडर होने के बावजूद भी स्नैपडील प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी और इनको कंटिन्यूअसली लॉस उठाना पड़ रहा था। मंथली लॉसेस में कंपनी का कैश बर्न बहुत ही ज्यादा था, जिससे मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, मतलब इतने इनको लॉस उठाने पड़ रहे थे उस टाइम। और इसी दौरान कंपनी के आप लॉसेस बता सकते हैं कि कितने होंगे? मतलब इनके एनुअली लॉसेस हो रहे थे 300 टू 400 मिलियन डॉलर्स। इनको इतने लॉसेस उठाने पड़ रहे थे हर साल। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन लॉसेस आप देख सकते हैं कितने थे इनके। मंथली भी मिलियंस में थे और एनुअली तो आपको पता ही है कि 300 से लेके 400 मिलियन डॉलर के आसपास थे। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लॉस मतलब लॉस उठा रहे थे ये अपना। अब हम बात करते हैं स्नैपडील की पार्टनरशिप्स की। स्नैपडील ने एयरटेल और फ्री चार्ज कंपनीज के साथ मतलब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। फ्री चार्ज का एक्विजिशन स्नैपडील के लिए एक बहुत ही बड़ा मूव था, जो डिजिटल पेमेंट्स में कंपनी की पोजीशन को मजबूत करने के लिए किया गया था। लेकिन ये सब पार्टनरशिप्स करने के बावजूद भी मतलब स्नैपडील मतलब काफी प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुई। फाइनेंशियली इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने जितनी भी मतलब कोशिश करी कि हमें मार्केट्स में शेयर्स बढ़ाए जाएं, लेकिन इनको कंटिन्यूअसली लॉस उठाने पड़ रहे थे इतनी एक्विजिशन के बाद भी। आप देख सकते हैं कि मतलब कितना इनको एक्विजिशन में भी इनको कॉस्ट आई होगी और इनके लॉस कंटिन्यूअसली बढ़ी जा रहे थे इसी वजह से। इंक्रीजिंग कंपटीशन 2016 से लेके 2017 के बीच में मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एक एग्रेसिव मतलब कंपटीशन काफी हाई पहुंच गया था, और इन दोनों के कंपटीशन से मतलब स्नैपडील काफी पीछे रह चुकी थी। मतलब ये अपने कॉम्पीट करते करते काफी आगे चले गए थे ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में, लेकिन ये स्नैपडील काफी पीछे रह गई थी। मतलब इनको इनोवेट करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत थी, लेकिन इनके पास इतने इन्वेस्टमेंट्स मौजूद नहीं थी। ये दो मतलब बहुत बड़ी कंपनी थी जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, इनके पास इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत थी और प्रॉफिट्स तो ये कंटिन्यूअसली जनरेट करी जा रही थी। इन दोनों की रेस में फ्लिपकार्ट काफी पीछे रह गई। अमेजोन ने हैवी डिस्काउंट्स और लॉजिस्टिक पर फोकस किया, बल्कि फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के जरिए अपने ग्रोथ में काफी मतलब इजाफा किया, और इसी की वजह से स्नैपडील इनसे कॉम्पीट करने में नाकाम रहा और अपने मार्केट शेयर्स आहिस्ता आहिस्ता खोते ही गया। मतलब इनको मार्केट में पकड़ नहीं मिल पा रही थी कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाई जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने मार्केट शेयर्स खोते गए, और वो नए नए जो इनके दो कॉम्पिटिटर थे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, वो नई नई इनोवेशन करते करते वो काफी आगे तक पहुंच गए थे। तो इनका रहना उस टाइम पे काफी नामुमकिन मतलब और खतरा खतरा बन चुका था अगर ये कंपनी और ऐसे ही रहती तो। और इसी वजह से स्नैपडील और मतलब फ्लिपकार्ट का मर्जर के मतलब डिस्कशन हो रही थी कि इनको मर्ज किया जाए। मतलब ये काफी लॉस उठा रही थी उस टाइम पे, तो इनकी ये डील बन रही थी तकरीबन 950 मिलियन डॉलर के आसपास, कि इसके आसपास इनको मर्ज कर लिया जाए, मतलब एक्वायर कर लिया जाए इसको स्नैपडील को फ्लिपकार्ट के थ्रू। ये तकरीबन बनते हैं 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ तक के बीच। तो मतलब इनकी यही डिस्कशन चल रही थी कि इसको एक्वायर करके मर्ज कर लिया जाए स्नैपडील और फ्लिपकार्ट को। लेकिन स्नैपडील के फाउंडर्स ने ये डील रिजेक्ट कर दी, जिससे कंपनी को पोटेंशियल एग्जिट का एक बड़ा मौका छोड़ना पड़ा। डील फेल होने के बाद स्नैपडील की वैल्यूएशन और भी काफी ज्यादा गिर गई थी। देख सकते हैं कि इन्होंने डील कैंसिल करी, उसके बाद इनकी काफी वैल्यूएशन और नीचे चली गई थी। पहले ही इनकी काफी नीचे थी और उसके बाद और इनकी वैल्यूएशन काफी डाउन चली गई थी। 2017 में स्नैपडील में काफी हैवी फाइनेंशियल लॉसेस मतलब अपने नाम करे, काफी इनको नुकसान उठाना पड़ा 2017 में। इन सब चीजों के बाद 2017 के टाइम में कैश बर्न की वजह से स्नैपडील को कई ऑपरेशन स्केल डाउन करने पड़े और अपने कई एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला इन्होंने। मतलब देख सकते हैं इनके लॉसेस के नतीजा इनके एम्प्लॉयज पर भी पड़ा, उनको भी काफी लॉस उठाना पड़ा, उनकी जॉब रातों रात ही चली गई थी। कंपनी का एनुअली रेवेन्यू 900 टू 350 मिलियन डॉलर तक गिर गया था। देख सकते हैं कि इनके लॉसेस इतने हो गए थे और इनके प्रॉफिट तो ना होने के बराबर ही थे। 900 टू 350 मिलियन डॉलर तक इनके लॉसेस थे, वो भी एनुअली। हर साल इनको इतना लॉस उठाना पड़ रहा था, वो भी मतलब आसपास बिलियन डॉलर के आसपास और हाफ अ बिलियन डॉलर के आसपास। 2017 के बाद स्नैपडील ने अपनी स्नैपडील 2.0 स्ट्रेटेजी लॉन्च की, जिसमें उन्होंने मास मार्केट और वैल्यू ड्राइवन प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, और कंपनी ने अपना मेन कोर फोकस इसमें रखा कि अब प्रॉफिट जनरेट किए जाए और मतलब इनकी काफी लो कॉस्ट में इनको सेल किया जाए, मतलब प्रॉफिट्स भी हो और कम कॉस्टिंग हमें पड़े। स्नैपडील ने अपनी पोजीशनिंग इंडिया वैल्यू डेस्टिनेशन के तौर पर रिडिफाइन की।
इस टाइम 2024 तक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन ये पीक वैल्यूएशन से काफी लो है। जो इनकी मतलब पीक टाइम पे इनकी जो वैल्यूएशन थी उनसे काफी लो है, लेकिन कंपनी अब स्टेबल पोजीशन पर है अपनी। इनके मंथली रेवेन्यूज भी अब काफी पहले से बेहतर है, लेकिन इनके आज भी प्रॉफिट मार्जिन काफी लिमिटेड हैं। स्नैपडील्स के पास अभी तकरीबन 200 मिलियन यूजर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की मार्केट शेयर्स बहुत ही हाई हैं। मतलब ये दो ही अभी मार्केट में छाए हुए हैं, अभी तक भी और पहले भी। स्नैपडील के पास अभी भी कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि अपने आप को मास मार्केट प्लेटफॉर्म से डिफरेंशिएट करना, लेकिन फाउंडर्स का कहना है कि स्नैपडील सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ फोकस है, और जैसे रूरल एरिया जैसे कम डेवलप शायद और टायर 2 और टायर 3 पर अब इनका ज्यादा फोकस है और काफी ज्यादा ध्यान है इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। जैसे अब ये हैवी मतलब मार्केट्स की तरफ नहीं जा रहे, मतलब वहां तो ज्यादा फ्लिपकार्ट और अमेजोन की ज्यादा पकड़ है, लेकिन अब ये ऐसी मार्केट्स को कैप्चर कर रहे हैं जहां फ्लिपकार्ट और अमेजोन इतना मतलब उनका खास मतलब उनका मार्केट शेयर्स नहीं है, और उन्होंने उस मार्केट को ज्यादा कैप्चर नहीं करा। जैसे अब ये कम डेवलप शहर में जा रहे हैं, मतलब जहां ई कॉमर्स की ज्यादा मतलब सहूलियात मौजूद नहीं है, तो ये अब उन एरियाज में जा रहे हैं टायर 2 टायर 3 कंट्रीज या सिटीज में। फ्यूचर में डिजिटल पेमेंट और लॉजिस्टिक इंप्रूव करने में इनका काफी मतलब इनका विजन है कि फ्यूचर में इनको बेहतर किया जाएगा। जैसे डिजिटल पेमेंट्स के जरिए ये पेमेंट रिसीव करेंगे और सेंड करेंगे, और लॉजिस्टिक में भी काफी ये इंप्रूवमेंट्स करेंगे, जिससे मतलब ये इनका विजन है, आगे ये करने का इरादा रखते हैं अपना। स्नैपडील की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर स्टार्टअप का सफर अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी आप मार्केट के लीडर होते हैं और कभी कंपटीशन के नीचे आ जाते हैं। क्या स्नैपडील फ्यूचर में अपनी दोबारा जगह बना पाएगी मार्केट में? आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्नैपडील की कहानी कि उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसको इतने बड़े लॉसेस कैसे उठाने पड़े। मैं कहता हूं कि जब इसको फ्लिपकार्ट से ऑफर मिली थी 950 मिलियन डॉलर की, इसको सेल कर देना चाहिए था इनके ओनर्स को, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। शायद उनको उनके पीछे कुछ और ही रीजन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा मार्केट की लीडर बन पाएगी, क्योंकि इतने टॉप इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वो मतलब कैसे किए जा रहे हैं। इंप्रूवमेंट की तरफ उनका ध्यान काफी ज्यादा है, और वो काफी इन्वेस्टमेंट्स, काफी बजट भी उनके हाई है, तो वो अपने मतलब सर्विसेज को बेहतर करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको मैंने पिछली केस स्टडी में आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर किया हुआ है, 77% उसके शेयर्स लिए हुए हैं, लेकिन अब इस टाइम तो उसके काफी ज्यादा शेयर्स हो गए हैं वॉलमार्ट के फ्लिपकार्ट पर। तो आप देख सकते हैं कि विदेशी कंपनी का इस पर कंट्रोल है, तो उसकी सक्सेस तो काफी मतलब पॉसिबल है। लेकिन स्नैपडील की सक्सेस रेशियो मुझे इतना नहीं लगता कि फ्यूचर में ये ग्रो करेगी, लेकिन फ्यूचर किसी के हाथों में नहीं है, ये ग्रो कर भी सकती है नहीं भी। तो हम सिर्फ मतलब थॉट अपने बयान कर सकते हैं कि इनका आने वाले फ्यूचर में इनका क्या स्कोप है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ग्रोथ होगी, लेकिन हो भी सकती है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन या किस कंपनी या किस ब्रांड पर देखना पसंद करेंगे, मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय